अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। लास्ट सीन में हमने जाना था जो आरू की पापा है वो ईशा के सामने आते हैं और उससे कुछ बात करते हैं। उससे पता चलता है कि ईशा के इन सब के पीछे और कोई नहीं, ईशा के पापा है। ये जैसे ही ईशा को पता चलती है मानो उसकी पैर से ज़मीन खिसक गई हो। वो इतनी शौक होती है, एकदम से लड़खड़ाने लगते हैं। तो आरू की पापा संभालती है। कुछ देर बात करने के बाद आरू की पापा वहाँ से आरू को लेके चले जाते हैं। इधर संजना आती है, वो ईशा को अपनी कार में बैठाते हैं। प्रेरणा भी उसके साथ आके बैठती है क्योंकि प्रेरणा तो अकेले आई थी, वो शनाया के साथ आई थी, लेकिन शनाया तो जा चुकी थी। तो प्रेरणा संजना को बोलती कि यार मुझे भी छोड़ दो। तो संजना दोनों को लेके पहले वो प्रेरणा को छोड़ती उसके घर, फिर वो ईशा को छोड़ती। ईशा पूरी रास्ते बस वही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि किस तरह वो आरू को देखी थी उसी हालत में, और ये सब करने वाले कोई और नहीं, उसके खुद के पापा है। वो ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, वो बिल्कुल शांत थी। इधर संजना उसको जो है उसके घर तक पहुंचाते और बोलती कि देखो आराम से जाना और ज़्यादा परेशान मत होना, मैं आरू की अपडेट तुम्हें देती रहूँगी, फ़िलहाल शांत रहो। ये बोल के संजना वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। ईशा एकदम से अपने घर जाती है, वो बेल बजती है और अपने घर पे एंटर करती है। यही थी लास्ट सीन। अब जानते हैं आगे। जैसे ही बेल बजती है उसके पापा एकदम से डोर ओपन करते हैं और एकदम से चिल्ला पड़ते कि ईशा ये क्या बदतमीज़ी है तुम्हारी ऑफिस ख़त्म हुई करीब 3 घंटे पहले, अब तुम घर आ रही हो 3 घंटे बाद, कहाँ थे? ईशा अपने पापा को बड़े गौर से और बिल्कुल शांत तरीक़ों से एक टक देखने लगते, मानो कि सामने जो इंसान खड़ा है उसको पहचानते ही नहीं है। वो पापा जो उसको हमेशा जो है उसकी खुशी की हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे, हर एक छोटी छोटी खुशियों का वो किन लोगों से ज़्यादा अटैच होती है, कौन से लोग उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सब ईशा के पापा को मालूम था। और तभी ही ईशा जो है अपनी मॉम से ज़्यादा अपने पापा के साथ अटैच थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो उसको पहचानती ही नहीं है। वो एक टक उसके पापा को देखने लगते हैं और उसकी आँखों से अब आंसू आने लगते हैं। एकदम से उसके पापा जब ऐसा देखते हैं उसको तो एकदम से उसके हाथ पकड़ के उसको घर के अंदर लाते हैं और बोलते कि दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा, और तुम रो किस बात के लिए रही हो? एक तो तुम खुद लेट आती हो, तुम्हारे ऑफिस ख़त्म हो गई 3 घंटे पहले, तुम आते हो 3 घंटे बाद और आके यहाँ स्टैचू बन के खड़ी हो और रो रही हो। क्या हुआ, क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में? ईशा जो है तुरंत ही अपने हाथों से अपने पापा के हाथ छुड़ाते और बोलती कि अच्छा, जैसे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है पापा, सच में नहीं पता क्या आपको? तो उसके पापा घूर के देखते और बोलते कि तुम बोलना क्या चाहती हो, क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? तो ईशा बोलती कि वही जो आप छुपाने की कोशिश कर रही हो, मैं बस वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ पापा। आपको अच्छी से पता है कि मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, किसके लिए गई थी मैं हॉस्पिटल, है ना? आप सब कुछ जानते तो हो लेकिन अनजान बन रहे हो मेरे सामने। पर क्यों? मैं ना आपको पहचान नहीं पा रही हूँ पापा। ये वही इंसान है जिसकी उंगली पकड़ के मैं बरी हुई हूँ, उनके दिए आदर्शों के साथ, उसूलों के साथ। और ये वही इंसान है जो मेरे सामने है, जिनका अभी अभी मैं रिकॉर्ड सुन के आई हूँ, जो मेरी ज़िंदगी, मेरी आरज़ू को मारना चाहते थे। आप ही हो ना वो इंसान? मैं अपनी कानों से सुन के आई हूँ पापा। जैसे ही ईशा के पापा ये सुनते वो तो मानो एकदम से शॉक हो जाते, घूर के देखने लगते हैं और अपनी नज़रें जो है वो झुका लेता है और बोलते कि क्या बकवास है ये सब, मैं क्यों आरू को मारूंगा? तुम्हें गलतफहमी हुई है, और ये सब तुम्हें किसने बताया? और कौन सी रिकॉर्ड सुन के आई हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया।
जैसे ये बोलती है तो ईशा उसके पापा के सामने जाते हैं, उनको फेस की तरफ देखते हुए बोलती है अच्छा, अगर ऐसा है तो नज़रें क्यों झुका के रखे हो पापा आप? क्यों? क्या आपको पता भी है आपने क्या करने की कोशिश की है? अगर आज उसको कुछ भी हो जाती ना तो पापा, क्या लगता है आपको मैं ज़िंदा रह पाती? किस लिए किया ये सब सब कुछ क्यों? मेरे लिए? अरे पापा, उसकी सलामती ही मेरी ज़िंदगी ज़िंदा रहने की वजह है पापा। आप समझ ही नहीं पाए और सीधा उसको मारने के लिए बोल दिया। वही इंसान हो ना जो जो मुझे अपनी बचपन से लेकर हर वो एक चीज़ के लिए अपनी आदर्श, अपना उसूल सब कुछ सिखाते आए हो कि बेटा तुम ना कभी बुरा मत करो, चाहे सामने वाला इंसान जितना भी बुरा हो तुम उसके साथ कभी बुरा मत करो, तुम उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, बार बार समझाओ। वो कितनी बार इग्नोर करेंगे, एक ना एक वक्त तुम्हारा बात वो मान लेगा। वही इंसान, वही आदर्श इंसान आज किसी को मारने के लिए बोल के आया है। और वो इंसान जो उनकी खुद की बेटी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। क्या पापा, क्यों? वो ये बोलते एकदम से ज़मीन पे बैठ जाती है, उसकी आंखों से एक टक आंसू गिरने लगते हैं। तभी उसके पापा बोलती कि देखो तुम किसी और की बात पे एकदम से यकीन नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और किसने कहा तुम्हें ये सब? तभी वो एकदम से बोलती कि मैंने अपनी कानों से सुन के आया हूँ वो वॉइस। मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी से पता है पापा, झूठ मत बोलो। ये जो आप नज़रें झुका के बात कर रही हो ना, यही तो सबूत है। मुझे समझ नहीं आ रही पापा, क्यों किया आपने ये सब? क्यों? उसने क्या बिगाड़ा आपका? क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? आप बताओ ना, उसने क्या बिगाड़ा? तभी उसके पापा बोलते कि देखो ईशा, मैं ना प्यार से बोल रहा हूँ, ये सब मैंने नहीं किया, मेरी बात सुनो। तभी ईशा बोलती तो नज़रें झुका के क्यों बोल रहे हो आप? नज़रें उठा के बात करो। ये वही पापा है मेरे जो हमेशा मुझे सर उठा के जीना सिखाया है पापा। आज उसी इंसान मेरे सामने खड़ा है, वो भी नज़रें झुकाए हुए। मैं क्या बोलूँ आपको पापा? जवाब है आपके पास? आपने हमेशा सिखाया कि बेटा सिचुएशन जैसा भी हो अपने सर कभी ना झुकाना, डट के सामना करना हर चीज़ का, सर कभी ना झुकना चाहिए। लेकिन आज वही आदर्श वाले इंसान खुद अपनी बेटी के सामने सर झुका के खड़ा है। मैं क्या बोलूँ, आप बताओ ना, आपको क्या, क्यों क्यों चाहिए थी उसकी जान? उसने ऐसा क्या किया आपकी बेटी से मोहब्बत जो बड़ी शिद्दत से की उसने, जो कि आपकी बेटी ने उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे पाए सिवाय दर्द के? यही सज़ा है उसके लिए, मौत। और वो भी वो इंसान उसकी मोहब्बत से जुड़े हुए। क्यों? ईशा के पापा को ये बातें इतनी चुभती है क्योंकि जब भी ईशा आरू के बारे में बात करती है ये चीज़ ईशा के पापा को पसंद नहीं है, तो वो एकदम से चिल्ला के पड़ता है, हाँ मैंने किया है तो क्या करता, मैं किया है मैंने। वो लड़की तुम्हारा पीछा छुड़ाने की नाम ही नहीं ले रही थी। मैं प्यार से समझा रहा था ना उसको, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, और कब तक? क्यों नहीं छोड़ती तुम्हारा पीछा? तो मेरे पास और कोई वजह नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। तभी ईशा बोलती कि अच्छा, तो एकदम से उठ के खड़ी होती, अपने पापा के सामने खड़ी हो जाता और बोलती कि पता है मैंने ना उसे क्यों छोड़ा आपके लिए? मैंने ये सोच के छोड़ा कि उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भुला देगी,
मुझे भुला के वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। कम से कम मैं उसे खुश देख के, चाहे मेरी ज़िंदगी ख़राब ही क्यों ना हो गई हो पापा, मैं कम से कम उसको खुश देख के खुद खुश हो जाऊंगी। ये सोच के मैंने उसको छोड़ा था आपकी खातिर। आपके पसंदीदा वो लड़का से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था, सिर्फ उसके लिए, आपके लिए नहीं। मुझे दोनों में से एक चूज़ करना था। अगर मैं उस वक्त उसको चूज़ कर लेती तो आपके परवरिश पे सवाल उठ जाते पापा, जो मैं नहीं चाहती। पर उसका भी सोचा कि मैं अगर अब तब उस वक्त उसे छोड़ दूँ तो एक ना एक दिन वो मुझे भूल जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। ये सोच के उसको छोड़ दी थी। अगर मैं उसको जीता हुआ देखती हूँ तो उससे ज़्यादा खुशी मैं होंगी, मुझे खुशी मिलेगी। पर आपने तो उसको ज़िंदा रहने की कोई वो नहीं छोड़ी पापा, आपने तो उसको सीधा मारने के लिए बोल दिया। क्या ये सोचा है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा रह पाती या नहीं? एक बार तो सोच लेना चाहिए था आपको पापा। उसके सांस में मेरी सांस से बसी है। अगर वो ज़िंदा है ना, वो सांस ले रही ना, तो मानो आपकी बेटी भी सांस ले रही है। जिस दिन उसका सांस लेना बंद हो जाएगी ना अपने आप में भी, तभी उसके पापा बोलते कि पागल हो गए क्या, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा, हाँ क्या बोल रही हो तुम ना ज़्यादा ये सब मेरे सामने मत बोलो। तभी ईशा बोलती कि क्यों ना बोलूँ, क्यों ना बोलूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, आपको भी पता है, लेकिन आप मानना नहीं चाहते। ये आपकी है प्रॉब्लम, है मेरी नहीं। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बेशुमार करती हूँ, वो भी मुझसे करती है। ये तो आपको भी पता है ना। जब आपको उसका मोहब्बत दिख गया कि वो अपनी बात प्यारी रहेगी, तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं था ना, तो आपने सोचा उसको सीधा रास्ते से हटा देते हैं। यही सोचा ना आपने। ये आपकी सोच ना बहुत ही घटिया है। और आज ना मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ, और मुझे उस दिन की अब पछतावा हो रही है कि मैं आपके लिए उसे छोड़ दिया। काश मैं वो चीज़ नहीं करती, काश मैं आपके जगह उसको चूज़ करती, तो आज ये सब होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती पापा। मैंने आपकी खातिर उसको छोड़ा, लेकिन मैं गलत थी पापा। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा के अंदर एक बुरा इंसान भी है। हमेशा एक लड़की ना, पता है पापा, जब तक मैं ना आरू से मोहब्बत नहीं कर रही थी, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ था, तब तक मैं अपनी जो पार्टनर है ना, वो ख्वाब में देखती थी कि मेरे पार्टनर में सारे मेरे पापा के पर्सनालिटी होनी चाहिए, तभी मैं जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूंगी कि मैं उससे शादी करूंगी। ऐसा सोच था कि मैं सोचती थी कि मेरे पापा तो मेरे लिए नंबर 1 हीरो है, सुपर हीरो। हर लड़की अपने पापा की तरह ही अपने पार्टनर को चूज़ करता है। पर मुझे तो देखो, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं ऐसा कुछ करती ना तो बहुत ख़राब हो जाती चीज़। मुझे आप जैसा पार्टनर, आपके जैसा कुछ भी नहीं चाहिए अपने पार्टनर में, क्योंकि आपके अंदर तो एक हैवान है। किसी को जिंदा मार देना पापा, अपने मतलब के लिए, क्योंकि आप उससे जीत नहीं पा रहे थे, आपके गुरूर पे आ गया है बात। इसीलिए जब आपने उसको उसकी मोहब्बत से दूर करने की हर वो एक साजिश कर ली जो पूरी नहीं हो पाई, तब आपने उसको रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया। ये वही इंसान है मेरे पापा। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि आप मेरे पापा हो और मैं आपकी बेटी। एक वक्त मैं ऐसे सोचती थी ना कि मेरे पापा नंबर 1 है, इस ऑल बेस्ट पापा, मेरे सुपर हीरो। पर आज तो देखो क्या से क्या हो गया पापा। तभी उसके पापा को ये बातें इतनी बुरा लगता है कि वो
वो गुस्से में तिलबला जाती है और एकदम से ईशा के पास जाती है, उसकी हाथ को इतनी कस के पकड़ती है ना। ईशा को दर्द तो बहुत हो रही थी, लेकिन मानो कि वो चीज़ को देखने लगती, मतलब अपने पापा के और कितनी रूप है, कितनी रूप है। वो बस यही देखना चाहती थी कि अपने उसके पापा कितनी हद तक गिर सकते हैं। वो बस एक टक अपने पापा को देखने लगते। उसके पापा इतनी कस के उसके हाथ पकड़े थे ना कि उसके हाथों में निशान पड़ जाते हैं, लेकिन ईशा एक उफ तक नहीं करती। वो बस अपने पापा को एक टक देखने लगते, उसकी आंखों से एक टक आंसू गिरने लगते। तभी अचानक वहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए ईशा की मॉम एकदम से चिल्ला के बोलती कि बस कर जाइए आप, और क्या, बस कर जाओ आप, कर तो ली इसके साथ जो आप चाहते थे, आप क्या करना है अब, और क्या बचा है, हाथ उठा लिया, मार दो, इससे अच्छा तो और कोई रास्ता है नहीं आपके पास, यही एक रास्ता है, जिंदा मार दो इसको। ईशा तुरंत ही एकदम से साइड में देखती है तो वो अपनी मॉम को देख के एकदम शॉक हो जाती है। उसकी मॉम जैसे ही सीढ़ियों से उतर के आती है, ईशा की तरफ एक टक देखती है तो वो समझ पाती है, उनकी आँखों में वो नमी सा आ जाती है। वो एकदम से जाती है, ईशा को हक करती है, ईशा के फॉरहेड पे किस करती है, ईशा को मानो कि वो किनारा मिल गया हो। वो एकदम से अपनी मॉम को हक करके वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी मॉम उसको अपने सीने के साथ लगा के उसके सर को सहलाती है और बोलती कि बस हो गया ना बेटा, मैं आ गई हूँ ना, बस शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, अब भी तुम्हारी माँ ज़िंदा है, मैं मरी नहीं हूँ अभी। इधर ईशा बस अपनी मॉम को हक की ओर और बोलती है कि मम्मा, मैं ना अपने पापा को नहीं पहचान रही हूँ मम्मा, कि क्या ये वही इंसान है जिसकी उंगली पकड़ के मैं दुनिया चलते सीखी हूँ मैं, मम्मा ये वही इंसान है ना जिसने कुछ घंटे पहले मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी को मारने की कोशिश की है, कि ये वही इंसान है, मैं नहीं पहचान रही हूँ। तभी उसके मॉम बोलती कि बेटा शांत हो जाओ, मैं सब सुन लिया हूँ, तुम शांत हो जाओ, चुप बस। इधर ही ईशा के पापा एकदम से आके बोलती कि तुम बोलना क्या चाहते हो, मैं अपनी बेटी को मारना चाहती हूँ क्या, क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। तभी ईशा के मॉम बोलती कि बस बहुत हुआ, 1 साल से आप अपनी मनमर्जी करते आए हो, मैंने कुछ बोला नहीं बोला, आप हमेशा अपनी बेटी के लिए, मुझे लगा कि ठीक है वो आप आपकी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो, लेकिन ये कैसा प्यार है, इस प्यार की आड़ में आपने अपनी बेटी की खुशी को ही कुर्बान कर दिए। क्या पा लिया आपने ये सब करके, आपने उसके साथ एक ज़बरदस्ती रिश्ते में उसको ज़बरदस्ती फंसा दिया, उसने एक उफ तक नहीं किया। मैंने देखा ना अपने बेटी को 1 साल तक, उसकी बदलते हुए हर एक अंदाज को देखा है मैंने, उसको हर रोज़ मरते हुए देखा मैंने। आपको नहीं दिखाई दी कि तब हर रोज़ मैं जब बोली थी आपको कि आप गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, आप भी टाइम है, आप चीज़ों को सोचो। आपने क्या कहा, इस मामले में मैं दखलंदाज ना दूँ, क्यों ना दूँ, क्या वो मेरी बेटी नहीं है, आपकी अकेले की बेटी है क्या, मैंने इसको पैदा नहीं किया है क्या। इधर ईशा के पापा एकदम से बोलते कि तुम अपने हद पार मत करो, देखो। तभी ईशा की मॉम बोलती कि हद तो आपने पार कर दिया, अब तो बिल्कुल पार कर दिया, किसी को जान से मारने की कोशिश, इतनी गिर गए आप, वो भी किसी का बेटी है, वो भी किसी की पोती है, वो भी किसी की फैमिली मेम्बर है, आप कैसे ऐसे कर सकते हो। अगर आपके बेटी के, तभी एकदम से ईशा के पापा चिल्ला के बोलती कि तुम चुप कर जाओ, ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तभी ईशा बोलती कि कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस हकीकत बोल रही हूँ, आरू किसी की बेटी है, किसी की पोती है, उसकी एक फैमिली है, आप कैसे ये सब कर सकते हो, और आपको पता है आपकी बेटी उससे प्यार करती है। तो ईशा के पापा बोलते कौन से प्यार, क्या प्यार, ये कैसा प्यार होता है 2 लड़की के बीच, ऐसा प्यार देखा है तुमने कभी,
समाज क्या बोलेंगे, तुम्हारी बेटी, देखो इसमें हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, मुझे पता है, ये सिर्फ और सिर्फ आरू की गलती है, उसने कुछ किया है। जैसे ये बोलती तो ईशा बोलती कि उसने क्या किया, उसने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की, सिर्फ किया तो मैंने उसको हर एक मोड़ पे अकेले छोड़ दी मैंने, एक बार नहीं कई बार। जब भी उसको मेरी ज़रूरत थी मैं उसको अकेला छोड़ दिया, सरेआम ठुकरा दिया उसको, तब भी वो मेरी साथ नहीं छोड़ी। क्या किया उसने, उसने क्या मुझे गन पॉइंट में रखी थी कि मुझसे भी प्यार करो? नहीं ना, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप पापा? तभी उसके पापा बोलते कि तुम ज़्यादा बनो मत। इधर ईशा की मॉम बोलती कि आप ज़्यादा बनो मत। क्या क्या कर क्या रही हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आपने अपनी बेटी की हालत देखी है, क्या हालत हो गई है। आपको जो करना था आप कर चुके हो। वो एकदम से ईशा की हाथ पकड़ते और बोलते कि तुम चलो कमरे में। इधर ईशा के पापा बोलते कि ऐसे कैसे, वो मुझसे, तभी ईशा की मॉम बोलती कि मैंने कहा ना कि वो अभी अपने कमरे में जाएगी। क्या हो गया है आपको, कौन सा पट्टा अपने आँखों में बांधे हो आप, अपनी बेटी की तकलीफ तक नहीं देख पा रही हो आप। एक बार उसकी तरफ देखो, उसकी आंखों को देखो, क्या हालत हुई है उसकी। तो वो एकदम से ईशा को लेके वो उसकी कमरे में की तरफ चले जाते। इधर ईशा अपनी मॉम को हक किए हुए वो इतनी फूट फूट के रो रही थी और बोलती कि आप पापा को समझाओ ना, देखो देखा ना आपने उन्होंने क्या किया। तभी वो एकदम से उसको हक करते बोलती कि बेटा बस हो गया ना, मैं आ गई हूँ ना, शांत हो जाओ। अब पहले ना जाओ, जाके फ्रेश होके आ जाओ, जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा हूँ। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी पापा ही सब कुछ है? तभी वो बोलती कि नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है। तो बोलती कैसी बात है, हमेशा जब भी कुछ होती है तुम दौड़ के अपने पापा के पास चले जाते थे, अपने पापा को बोलते थे। क्यों, मैं क्या तुम्हारी माँ नहीं थी? मुझे सुनने की कोई हक नहीं थी? मुझे एक बार तो बता सकती थी ना। तभी ईशा बोलती कि मम्मी मैं पापा के साथ। तो उसके मम्मी बोलती कि पता है तुम अपने पापा के साथ ज़्यादा अटैच हो। बेटा मैं बस अभी के फ़िलहाल अभी के लिए ये बोलती कि तुम जाओ फ्रेश होकर जाओ, मैं अब यहीं पे हूँ तुम्हारे कमरे में, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। ईशा चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो ईशा आरू की पापा है वो आरू को लेके घर पहुँचते हैं, जो उसके जहाँ पे उसकी दादी रहती है। इधर शनाया पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके थे और उसकी दादी को सारी चीज़ बताते हैं। सारे मतलब कि वो पूरी डिटेल्स नहीं बोलती, सिर्फ बोलती कि छोटा सा वो एक्सीडेंट हो गया है, बस इतनी सा बोलती है। तो जैसे ही ये लोग घर पहुंचते तो आरू की दादी एकदम से आते सामने, तो आरू को देखती है तो एकदम से चिल्ला पड़ते और बोलती कि कर लिया तुम अपनी मन मर्जी, देख लिया हालत, ये जो हालत है ना ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी ज़िद के कारण आज ये सब हुआ है। तो एकदम से आरू बोलती कि दादी प्लीज़ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है, आप भी ना क्या सोचते रहते हो, आई एम टोटली फाइन। तभी उसकी दादी बोलती हाँ देख रही हूँ मैं, ये हाथ में बैंडेज लगाए हुए है, सर पे पट्टी है और तुम बोल रही हो मैं आई एम फाइन। तभी आरू के पापा एकदम से आते हैं और बोलते कि मम्मी बस हो गया ना। इधर वो एकदम से शनाया की तरफ देखते और बोलते कि शनाया तुम, तो शनाया बोलती कि जी अंकल, वो मुझे पता था कि आप लोग यहाँ पे आओगे तो मैं सीधा यहाँ पे आ गई। तो बोलती कि ठीक है इसको अपने कमरे में लेके जाओ। तो एकदम से उसको जो है पकड़ के ले जाने लगते। तभी आरू की दादी बोलती कि पर हुआ क्या है, डिटेल्स तो बताओ। तो आरू के पापा बोलते कि कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है बस। ये बोल के वो अपने कमरे में चले जाते। जो आरू की पापा है वो अपने कमरे में जाके अपना फ़ोन निकालते और किसी से बात करते हैं। बात करके बोलते कि मुझे उस इंसान के सारे डिटेल, सारे कुंडली चाहिए, क्या करता था, क्या है क्या नहीं, सब कुछ, बस 2 घंटे मुझे सारे डिटेल्स चाहिए।
ये बोल के वो फ़ोन जो है कट कर देती। उनकी गुस्से उनके आँखों को देख के पता चलती है क्योंकि आँखें बहुत लाल हो गई थी। भला कौन से पिता अपनी बेटी की इस हालत को देख के शांत रह गए? ये तो सोचने की बात है। उनका गुस्सा तो सही था। वो गुस्से में अपनी कमरे के इधर उधर जो है टहल रही थी। तभी आरू की दादी उनके कमरे के बाहर एकदम से डोर नॉक करते तो डोर ओपन करती है। जैसे ही आरू की दादी उनकी बेटी की ये हालत देखते तो वो बोलती कि क्या हुआ बेटा, कि क्यों इतने गुस्से में हो, क्या हुआ? तो वो चीज़ अपनी माँ के सामने वो जाहिर नहीं करता। बोलती कि कुछ नहीं मम्मा, वो थोड़ा सा वो मैंने जर्नी कर ली थी ज़्यादा, तो थोड़ा सा वो टायर्डनेस है, फ़िलहाल कुछ नहीं है। और हाँ आरू, वो खाना वगैरह सब कुछ आप दो, मैं फ़्रेश हो के आता हूँ। ये बोल के वो वॉशरूम चली जाती। इधर शनाया जो है वो आरू की साथ थी, उसको कमरे में लेके गई थी और घूर घूर के बस आरू को देख रही थी। आरू एक बार उसको देखती है तो दूसरी बार वो अपनी फ़ोन की तरफ देखती है। वो जैसे ही फ़ोन को उठाने लगती है तभी शनाया जो है एकदम से फ़ोन साइड कर लेती है और बोलती कि क्या है, क्या चाहिए तुझे? तो आरू बोलती कि यार फ़ोन दे दे यार, कुछ काम है। तो वो बोलती कि देख लिया तेरी काम, और एक बता, तू उस जगह पे पहुंची कैसे? तो आरू बोलती कि यार कौन सी? तो बोलती कि बन मत ना, तू उस जगह पे क्या करने गई थी ये बता। तो आरू बोलती है अरे यार मेरा मीटिंग था एक। तो बोलती कि अच्छा ऐसा कौन सा मीटिंग है? तो बोलती कि अरे यार तू फ़ोन तो दे, मैं दिखाती हूँ। तो एकदम से वो फ़ोन देती। तो वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिला में वो जो है किसी से मिलना चाहती थी उसी रेस्टोरेंट पे। तो सारे वो डिटेल्स वगैरह सब कुछ वो दिखाती है शनाया को। तो शनाया बोलती कि अरे तो वो वो सब कौन है, कौन है वो सब जो तू तेरे ऊपर हमला किया? तो वो बोलती कि पता नहीं यार कौन है। लेकिन आरू को तो पता था कि वो लोग कौन थे, क्योंकि उनमें से एक लड़का बोल दिया था ईशा के बारे में। तो आरू समझ गई थी कि ये हरकत जो है वो और किसी का नहीं, ईशा के पापा का था। लेकिन वो ये चीज़ छुपा लेती है, वो नहीं बोलती है शनाया को। वो एकदम से बोलती कि यार नहीं पता। अब नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, होगा मेरा कोई दुश्मन। तो शनाया बोलती कि ऐसे कैसे, तेरा दुश्मन में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले में ऐसे ऐसे पीछे से वार करे, तू कुछ छुपा रही है क्या? तभी आरू बोलती कि नहीं मैं कुछ क्या छुपाऊंगी। तभी एकदम से आरू की फ़ोन में संजना की कॉल आती है। संजना जैसे ही आरू जैसे ही संजना की कॉल देखती है वो तुरंत कॉल उठाती है और बोलती कि हाँ हाँ संजना बोलो। तो संजना उधर से बोलती कि आरू तुम ठीक हो ना, सब कुछ ठीक है? तो आरू बोलती कि हाँ सब कुछ ठीक है, आई एम फाइन टोटली। और हाँ तुम्हें मैंने एक ईमेल भेजूँगी कुछ देर बाद, वो चीज़ देखो, कल मैं ऑफिस आके वो चीज़ सारी चीज़ तुम्हें समझा दूँगी। तो इधर शनाया बोलती कि क्या दिमाग ख़राब है, हाथ तुझसे जो है कुछ किया नहीं जाता, तू इधर हिल नहीं पा रही अपनी इस हाथ को, तू जाएगी ऑफिस? पागल, दिमाग ख़राब है क्या? अंकल लेके आई है तुझे, देखना तू ना पागल मत बन, ऐसा ऐसा वैसा कोई भी हरकत मत कर। तभी एकदम से आरू बोलती कि अरे डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, हाथ पे थोड़ी सी मोच आ गई है, ठीक हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। उधर संजना बोलती कि नहीं आरू, बात है, तुम्हें डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट दिया है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कुछ है तो मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊँगी, तुम मुझे वहाँ से समझा देना प्लीज़। एटलीस्ट 2-3 दिन तक तो तुम रेस्ट पे रहो, बात का बाद में देखेंगे। ये बोल के संजना थोड़ी देर बात करके वो कॉल कट कर देती है। इधर आरू की दादी जो है खाना वगैरह सब लाते हैं, जो आरू के पापा के लिए टेबल पे खाना लगाते। तो आरू की पापा चुपचाप, वो कुछ नहीं बोलती, वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ चुपचाप खाना खा के उठ जाके अपने कमरे में चले जाते हैं। ये चीज़ आरू की दादी को थोड़ी सी ऑकवर्ड तो लगती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं। इधर आरू के लिए उसकी दादी प्लेट में खाना लेके चले जाते हैं उसके कमरे में, और उसको जो है जो डॉक्टर ने उसके लिए सजेस्ट किए थे डिनर के लिए, खाने के लिए, वो उसी में से कुछ सूप वगैरह कुछ हेल्दी डिशेस उसके लिए लेते हैं।
उसको खिलाते। वो खाना तो नहीं चाहती थी, पर दादी का मानना वो कभी इनकार नहीं करती, वो खाती है, मेडिसिन वगैरह लेती है। और जो है शनाया के साथ बात करी थी, शनाया जो है वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि शनाया इस हालत में आरू को छोड़ेगी ऐसा लग तो नहीं है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकती। इधर आरू की दादी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें थे। एक तो आरू की हरकतें, ऊपर से शनाया की हरकतें, वो उनके दिमाग में ऑलरेडी 2-3 इशू चल रहे थे। अब अचानक आरू की ये कंडीशन, उनको और ज़्यादा ये चीज़ उलझ जाते उनमें। तभी वो एकदम से शनाया की मॉम को कॉल करती है। शनाया की मॉम से वो करीब 1 घंटे तक बात करते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं, ये आगे चल के पता चलेगी। ये सारी बात करके आरू की दादी एकदम से कॉल कट करते और बोलती कि लगता है बच्चों की ज़िंदगी में कुछ ठहराव सी लानी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें उलझ गए हैं। ये बोल के वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर जो ईशा है वो शावर लेके वो जैसे ही नीचे मतलब अपने कमरे में आती तो देखती है अब भी उसके मॉम उसकी बेड साइड पे बैठी हुई थी। तो जैसे आती है उसके मॉम बोलती कि हाँ ठीक हो आप? तो बोलती कि मॉम मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तभी उसके मॉम बोलती कि बेटा ऐसी कौन सी बात हो गई, पापा से प्यार करती हो पर ये थोड़ी ना है कि मुझसे नहीं करती हो। हाँ पापा से ज़्यादा करते हो, पर मम्मी से भी कुछ चीज़ें शेयर कर लिया करो। हाँ मैं मानती हूँ मैं थोड़ी रूड बिहेव करती थी तुम्हारे साथ, तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कहीं प्यार में तुम बिगड़ न जाओ, इसलिए मैं थोड़ी सी सख्ती तुम पे आजमाती थी हर हमेशा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटी, तुम्हारी तकलीफ़ देखी नहीं जाती, मैं नहीं देख सकती मैं। और ये सब हो गई, तुम कौन सी चीज़ में थी, कम से कम एक बार आके अपनी मम्मी से बोल देती ना। तो बोलती कि आप जब समझ पाई थी तब भी कुछ नहीं कर पाई, तो अगर मैं बोल भी देती तो भी क्या कर पाती आप। ये बोल के वो चुपचाप एक साइड पे जाती है, टॉवल लेती है और अपने बालों को पोंछने लगती है। ये चीज़ ईशा की मॉम को अंदर तक हिला देती, क्योंकि वो तो सच ही कही थी। ईशा की मॉम को सारी चीज़ पता थी, उनकी बेटी की तकलीफ़ का भी वो उनको पता था, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि अपने पति के ऊपर वो बोल नहीं सकते थे। वो ईशा के सर पे एकदम से सहलाती और बोलती कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगी। तभी ईशा की फ़ोन में एकदम से कॉल आती, तो ईशा एक नज़र अपनी फ़ोन की तरफ देखती, तो जैसे ही संजना की नाम शो करती वो एकदम से भागते हुए जाती है, फ़ोन उठाती है और बोलती कि संजना वो आरू की कोई खबर, वो ठीक है ना, वो उसको ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ना। तो संजना बोलती कि रिलैक्स ईशा, रिलैक्स, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, सांस ले लो, वो ठीक है, डोंट वरी। मैं कुछ देर पहले ही उससे बात की हूँ, ठीक है वो, शायद वो दादी ने खाना खिला दिया है और मेडिसिन भी, सो डोंट वरी। और उसके साथ शनाया है, सो डोंट वरी, शांत हो जाओ। तो ईशा की आंखों में फिर से आंसू आने लगते। वो ईशा बोलती कि वो सब कुछ मेरे वजह से हुआ, सब कुछ। मैं पनौती हूँ उसकी लाइफ की, जब से उसकी लाइफ में आई हूँ ना, उसके साथ एक से बढ़कर एक हादसा होती गई। पहले वो मेरे लिए एक बार अपनी जान से लड़के वापस आई थी, और आज आप जो उसका हालत है ये भी मेरे कारण है। तभी संजना बोलती कि ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता। आज अगर ये कोई इंसिडेंस होता, और एक्सीडेंट में तुम्हारा क्या हाथ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि संजना को तो नहीं पता था ईशा के पापा के सच्चाई। तो ईशा बोलती कि नहीं, तुम नहीं समझोगी, तुम्हें नहीं पता, ये मेरी कारण हुआ है। आज जो आरू की ये हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं कारण हूँ। संजना उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और बोलती कि देखो ऐसी कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचो यार, प्रे करो वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। और हाँ मैं कल उसके घर जा रही हूँ। तो तभी ईशा बोलती कि मैं भी जाऊँगी, प्लीज़
प्लीज़ मॉम मना मत करो प्लीज़, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे देखना चाहती हूँ एक बार, वो ठीक है ना? मैं जब अपनी आँखों से देखूँगी ना तो मेरा दिल, वो जो बेचैनी मुझे अब हो रही है वो शांत हो जाएगी। मैं उसे देखे बिना चैन से नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़। तो संजना बोलती कि ठीक है यार, ठीक है, मैं तुम्हें कल लेने आ जाऊँगी, अब हम दोनों जाएंगे उससे मिलने, अब तो शांत हो जाओ। तो बोलती कि ठीक है, ठीक है, मैं फिर रखती हूँ। तो जो ईशा है वो कॉल कट कर देती है। ईशा की मॉम सारी बातें सुनती है, वो ईशा के पास जाते हैं, बोलती कि बेटा एक बात पूछूं? तो बोलती कि जी मॉम पूछे। तो बोलती कि बहुत प्यार करती है उससे? ईशा अपनी मॉम को एकटक देखने लगता है और बोलती कि बहुत ज़्यादा मम्मी, अपनी जान से भी ज़्यादा, और मैं कम करती हूँ, वो मुझसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। वो मैं जितना करती हूँ ना उसको, उससे कई ज़्यादा वो मुझे करती है, बहुत करती है, बहुत। तभी उसकी मॉम बोलती कि अच्छा, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं कल तुम्हारे साथ उसके घर चलूँ उसे देखने के लिए। जैसे ये बोलती है तो ईशा जो है अपनी मॉम को दिखता है और बोलती कि पापा वो। तो ईशा की मॉम बोलती कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा का क्या है, गुस्सा करेंगे? इससे ज़्यादा हुई तो हाथ उठाएंगे, कोई नहीं। मेरे बिना रहते पता नहीं कितनी बार वो तुम पे हाथ उठाए, तो एक दो बार अब मैं भी, मुझ पे भी पड़ जाएंगे, इसमें क्या होगा? लेके जाओगी ना मुझे? तो एकदम से ईशा अपनी मॉम को हक करते और बोलती कि पक्का लेके जाऊंगी। मम्मी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं उससे। तभी उस ईशा की मॉम एकदम से उसे हक करके बोलती कि बस बेटा, इस बारे में अभी बात नहीं करते, बस शांत हो जाओ तुम। ईशा अपनी मम्मी को एकदम से कस के गले लगाती है, मानो उसे एक, वो जो दर्द में भी एक अलग सी सुकून उसे मिल रही थी। माँ की ममता ऐसी ही तो है। उसकी मॉम उसे एकदम से लेते हुए बोलती कि बेटा कुछ खाओगी? तो वो एकदम से बोलती कि नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है सच में। उसकी मॉम, जो मामा है, उसकी माँ उसे जो है जोर नहीं करती, ज़्यादा फोर्स नहीं करती, वो एकदम से उसके जो है बोलती कि ठीक है आओ सो जाओ। वो एकदम से साइड पे जाती है। ईशा अपनी मॉम की गोद में अपनी सर रखती है और वो रोते रोते ही, क्योंकि उसे बस अपने पापा के लिए वो शर्मिंदा थी, क्योंकि अपने पापा, उसके पापा ने जो किया है वो माफ़ी के तो लायक नहीं थी ना। किसी को एकदम से ऐसे मार देने की धमकी, और वो मारने की कोशिश, और वही इंसान जो उनकी बेटी की मोहब्बत हो, वो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। वो रोते रोते सो जाती है अपनी मॉम की गोद में। उसकी मॉम उसकी सर को सहलाते सहलाते जब देखती है कि वो सो गई है, उसे आहिस्ता करके पिलो के ऊपर एडजस्ट करके वो चुपचाप उसके कमरे से निकल जाती है। ईशा के पापा अब भी हॉल में बैठे हुए थे। इधर ईशा की मॉम जाती है और बोलती कि चलिए आप आमने सामने बात करती हो, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बोलिए। तो उसके पापा एकदम से घूर के देखते और बोलते कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या चाहिए का क्या मतलब? तो ईशा की मॉम बोलती कि हाँ, सीधा जवाब दे रही हूँ और आराम से बात करिए आप, दोनों बच्चे सो रहे हैं, ईशा को मैं अभी अभी सुला के आई हूँ। आपको क्या है, आपको तो उसकी हालत पे भी तरस नहीं आती। और छोटी, वो बहुत पहले ही सो गई है, तो आराम से बात करिए। तभी ईशा के पापा बोलते कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम किसकी तरफदारी करने आई हो? तो ईशा बोलती कि मैं किसी की तरफदारी करने नहीं आई हूँ, मैं बस अपनी बेटी के लिए बोलने आई हूँ। मेरी बेटी ठीक नहीं है, वो रो रही है, वो मर रही है अंदर से, क्या आपको दिखाई नहीं दे रही है? उसकी हालत तो देखो, बाप हो उसका, मैं माँ होके ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ।
मैं अंदर से वो मर रही हूँ। उसकी एक एक आंसू आपने देखा है, उसकी आंखों को। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ना अपनी गुरूर पे अड़ी हो आप। अपनी गुरूर बचाने के चक्कर में आपने अपनी बेटी को हो मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं थे आप पहले, अब ऐसा क्या हो गया? क्यों कर रहे हो ऐसा? एक बार बेटी की तरफ देखो, उसकी तकलीफ़ को समझो। आप वो इंसान हो जो अपनी बेटी को अपने सर पे लेके घूमते थे। उसको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती थी तो आपको आपके आंसू निकल जाते थे। वो कहाँ है? मुझे वो नज़र नहीं आ रहे। पिछले एक साल से मेरी बेटी हर दिन मरती गई, तब भी आपको नज़र नहीं आई। तभी ईशा के पापा चिल्ला के बोलते नज़र सभी आया था, पर इस रिश्ते को कौन मानेगा? तभी ईशा की मॉम बोलती कि अरे रिश्तों को छोड़ो, आप अपनी बेटी की खुशियों को देखो ना। मुझे लगा था कि आप ही सबसे पहले होगे उसके साथ, कि नहीं मुझे मेरे बेटे के साथ रहना है, मैं मेरी बेटी के साथ हूँ। पर आपने तो मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया एकदम से आपके लिए। ये क्या हो गया है आपको? और क्या गलत है उस लड़की में? ईशा की पापा एकदम से बोलते कि तुम कहना क्या चाहती हो? अब तुम्हारी बेटी के लिए उस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ोगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? देखो, तुम यहाँ पे आए हो तो रहो, अपने बेटे को संभालो और दूसरे एंगल में जाने की कोशिश मत करो। तभी ईशा के मॉम बोलती है ये धमकाने से सच्चाई नहीं बदलेगा, आपको अच्छे से पता है। आप धमका सकते हो बस, और इससे ज़्यादा क्या मार दोगे, जैसे उसको मारने की कोशिश की। तभी ईशा के पापा बोलते कि मैंने मारने की कोशिश नहीं की या फिर मारने को नहीं बोला, मैंने बस बोला थोड़ा सा उसको डराने को, ताकि वो खुद ही पीछे हट जाए। अब उस बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो एकदम से ईशा की मॉम बोलती कि बात तो एक ही है ना, एक ही है, एक ही बात है। आप भूल रहे हो, वो लड़की नहीं आई आपकी बेटी के पीछे पीछे। अगर उसमें कोई कुछ ऐसी बुराई थी तो 1 साल थी उसके पास, वो कुछ भी कर सकती थी। उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसके पैसे तो बहुत है। ऐसा तो नहीं था कि वो कुछ कर नहीं सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन उसने आपकी बेटी की डिसीजन को रिस्पेक्ट दिया, उसका सम्मान किया, और हम सबका भी। तभी उसने कुछ नहीं किया। ये सब नहीं दिखाई दे रही है क्या आपको? इधर ईशा की मॉम और डैड में बहुत ज़्यादा बहस हो रहे थे। तो आज ये स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। और उधर ईशा की जो आरू की दादी है, उनके दिमाग में अचानक कौन सी बात चल रही है, तो जानेंगे अगले एपिसोड। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। Love you all. Take care, guys. See you soon and good night.